हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा हेयर। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का टीएलपी जुडिशियल एकेडमी में। देखिए, हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की एक सीरीज़ लेके आए थे। इसमें हम पार्ट 4 पर आ गए थे। अब तक हम टोटल 30 कर चुके हैं और आगे हम करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगली सीरीज़ की तरफ और केसेस को देखते हैं। देखिए, अगला केस है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरगिस अग्रवाल का। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, देखिए कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्या वो माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स के अंडर आती है या नहीं, इस बात के ऊपर यहाँ पर इशू रेज हुआ था। तो यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या माइनॉरिटी स्टेटस में आती है या नहीं, इस बात पर यहाँ पर बात हुई थी। तो देखिए क्या है, 1968 में एक जजमेंट आया था जिसके अंदर इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में होने से मना कर दिया था। फिर इसकी अपील गई 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास। वहाँ पर जो स्टेटस था उसको कंटिन्यू चैलेंज किया गया और मना कर दिया गया। इन 2019 सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट होते क्या हैं, क्या होता है, कैसे होता है, और उसके स्टेटस को मेंटेन किया था। अब सेक्शन आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वो होते हैं जो एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर बाय द माइनॉरिटी कम्युनिटी हो। इसकी हमें लिबरल इंटरप्रिटेशन करनी है। तो जो पहले अजीज बादशाह की रूलिंग थी 1968 की, उसमें रॉन्गली इसको इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। तो इस केस में यही डिसाइड हुआ कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरगेश अग्रवाल, क्या ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं, उसका माइनॉरिटी का स्टेटस मेंटेन रहेगा या नहीं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यस, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। ये केस है स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स वर्सेस भूपेंद्र सिंह, 2024 का केस है। ये किसके रिगार्डिंग है, ये है जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हुआ था डिपार्टमेंट। इस केस में हुआ क्या था, हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया था जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी उसमें, एंड सब्सिक्वेंट ऑर्डर दे दिया था किसको यूज करके, आर्टिकल 226 को यूज करके। तो क्वेश्चन इज दैट कि क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में बोलने का हक होता है हाई कोर्ट को, क्योंकि जहां तक पता है डिपार्टमेंट इंक्वायरी तो एक डिपार्टमेंट का काम होता है, कोर्ट में मैटर अभी आया नहीं है। क्या 226 किसकी बात करता है, हाई कोर्ट की पावर रिट एंटरटेन करने की। और यहाँ पर 5 तरीके की रिट तो होती हैं, प्लस में आपको अदर केसेस पे भी अगर इंस्टीट्यूट करने के लिए फैसला देना पड़े तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पावर को यूज करके ये सब किया जा सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, बोला 226 की सैंटिटी इतनी नहीं है कि वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और उसमें जाए और ट्रिब्यूनल ऑर्डर पे वो करे। तो द कोर्ट अपहेल्ड हाई कोर्ट डिसीजन एंड अफर्मिंग दैट इंटरफेरेंस वाज अनवारंटेड एंड डिक्लाइन द ओवरटर्न ऑफ फाइंडिंग। जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके जो ऑर्डर पास किए गए थे वो गलत हैं और उन्होंने फाइंडिंग्स को ओवरटर्न किया था। यहाँ पर अगले केस की तरफ चलते हैं, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस अजय खेरा का केस। इस केस में क्या हुआ था, देखिए ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास गया था। जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो आपको पता है दिल्ली एनसीआर में लगातार इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग रिट पिटीशन डाली गई थी। यहाँ पर एनजीटी ने ऑर्डर किया था कि आप अपने ऑपरेशनल डीजल व्हीकल की जो कम्युनिटी है उसको चेंज कीजिए और पोटेंशियल इंक्रीज कीजिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को, जो भी रोड ट्रांसपोर्ट है उसमें। देखिए हो क्या रहा है कि जो मिलावटी तेल और वैसा वाला चीज़ें यूज हो रही हैं जिसके कारण क्या हो रहा था, पोल्यूशन का जो लेवल है एनसीआर दिल्ली में वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो उस चीज़ को चैलेंज किया गया था एनजीटी के सामने। एनजीटी दिल्ली ने यहाँ पर क्या कहा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे ज़्यादा यूज होना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन का राइट है आर्टिकल 21 में पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहने का। तो इन्फ्रिंजमेंट अगर मतलब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन होता है तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अदर राइट तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पर जो एनजीटी ने डायरेक्टिव और ऑर्डर दिए वो बिल्कुल अपहेल्ड करते हुए दिए और बोला कि आज के बाद BS6 व्हीकल्स का उपयोग होना चाहिए और जितना हो सके सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ावा देना चाहिए।
तो अगले केस की तरफ चलते हैं। ये केस है विनोद कांजीभाई पगोरा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में क्या हेल्ड किया गया था? इस केस में हेल्ड किया गया था, इसमें इशू क्या था? इन ऑर्डिनरी डिले इन प्रोसेसिंग मर्सी पिटीशन एंड इशूइंग एग्जीक्यूशन वारंट वोलेट द कन्विक्ट आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या हुआ था? कन्विक्ट को सेंटेंस हो गई थी 2012 में फॉर गैंगरेप, जो कि 2007 में उसने किया था, उसके लिए डेथ कंफर्मेशन हो गई 2015 में। उसके बाद मर्सी पिटीशन के लिए गवर्नर ने 5 महीने का समय और प्रेसिडेंट के सामने 13 महीने एप्लीकेशन पड़ी रही। तो एक आदमी जो रोज इस डर में जी रहा है कि आज मेरी मौत होगी, आज मेरी मौत होगी, क्या वो मतलब उसके मेंटल इम्पैक्ट का क्या, उसके ट्रॉमा का क्या, ये पता नहीं एप्लीकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो डिले ऑफ मर्सी पिटीशन उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है कि क्या ये कन्विक्ट के आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपहेल्ड किया था कि हाई कोर्ट का डिसीजन कम्यूट करने का डेथ सेंटेंस क्योंकि डिले हुआ है मर्सी पिटीशन में, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो उसको साइकोलॉजिकल एग्नी हुई है वो उसका तो कोई मतलब रिडम्पशन नहीं है ना। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया है। यहाँ पर क्या हुआ था, अभी रिसेंट जजमेंट है, मैं इसके फैक्ट भी आपको थोड़े से डिस्कस कर देती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर क्या हुआ था, एक पर्सन जुवेनाइल था, जब उसने क्राइम किया वो मात्र 14 साल का था जब उसने किसी की डेथ कमिट की थी। तो उसने अपनी ये जुवेनाइलिटी की डिफेंस हर जगह डिमांड की थी। उसने ट्रायल कोर्ट में भी बोला, बट उसको ट्रायल कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। हाई कोर्ट में बोला, हाई कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन उसको एंटरटेन नहीं किया था। उसके बाद उसने मर्सी पिटीशन लगाई प्रेसिडेंट के सामने, वहां भी वो एंटरटेन नहीं हुआ। हाई कोर्ट में कम्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, वहां मतलब कितनी स्टेजेस पर, सोचिए 5 या 6 स्टेजेस पर वो अपनी एक नॉर्मल पिटीशन लगाने जा रहा है कि मैं जुवेनाइल हूँ, जुवेनाइलिटी में डील होऊंगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत सारी स्टेजेस पर वो भी रॉन्ग होते हैं, वो भी अपना डिसीजन गलत दे देते हैं। अब यहाँ पर डेथ सेंटेंस तो दिया गया जो कि बिल्कुल सही है अगर मिलना चाहिए था तो, बट जो डिले हो रहा है इतना प्रोसेस को, जो प्रोसेस है उसमें उसका इम्पैक्ट जो कन्विक्ट है उसके आर्टिकल्स, उसके लाइफ एंड लिबर्टी पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर इसी बात को डील किया गया था और यही चीज़ यहाँ पर कही गई। अब चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं। हमारा अगला केस है विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। यहाँ पर क्या कहा गया, ये केस है अडानी ग्रुप के रिलेटेड। आप सभी ने सुना होगा जो सेबी रेगुलेशंस में जो एक रिपोर्ट आई थी हिंडरसन, उसकी रिपोर्ट के कारण एक पूरे देश में हंगामा फैल गया था कि ये जो चीज़ें की गई हैं क्या ये रियल में मैनिपुलेशन करते हैं, क्या मतलब मार्केट को ये कंट्रोल करते हैं और अपनी सिक्योरिटीज़ को, हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके इम्पैक्ट को रेगुलेट करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए यहाँ पर ये केस किया गया था विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पूरा मामला दे दिया और बोला कि विद इन 3 मंथ हमको रिपोर्ट सबमिट करो और इन्वेस्टिगेट करो। एसआईटी एंड सीबीआई को ये मामला दे दिया गया था और बोला था कि जितने भी फैक्ट्स, जितने भी जो भी क्वेरीज रेज हुई हैं प्लीज़ उनको चेक करो और एक डिटेल रिपोर्ट हमको विद इन 3 मंथ सबमिट करो। तो यहाँ पर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को। अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके का गलत काम करता है सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर पूरा हक रखता है वहाँ पर कंट्रोल करने का। तो चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं। शालिनी धर्मानी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पर भी जो एक स्पेशल चाइल्ड था, स्पेशल चाइल्ड के लिए उसकी नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए एक मदर ने स्पेशल लीव अप्लाई की थी जो कि डिनाई कर दी गई थी। तो क्या ये वायलेशन था फंडामेंटल राइट्स का और पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का?
तो उसी चीज़ को यहाँ पर डिसाइड करना था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसका वायलेशन मांगा था कि वर्क प्लेस पर अगर वो पिटीशन दायर कर रही है कि 43 के अंडर कि चाइल्ड को केयर लीव, उसको जो स्पेशल नीड है, स्पेशल चाइल्ड है, उसकी प्रोटेक्शंस के लिए उसको कुछ लीव्स चाहिए, अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो उसको लीव देने से डिनाय नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं, अगर वो पैरामीटर सारे फुलफिल हो रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर आप उसकी राइट को डिनाय नहीं कर सकते। यही बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डील की थी और कमेटी बिठाई थी और बोला था कि आप डिटेल पॉलिसी को देखिए और अगर इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो उनको देखिए, क्योंकि हर किसी का राइट है। और जैसा कि मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है, हर किसी के राइट का प्रोटेक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बखूबी करता है। तो चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं। अगला केस है सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये रिट पिटीशन डाली गई थी, केस है रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। बेंच देख लीजिए, जस्टिस अभय ओका, जस्टिस असवुद्दीन अमुल्ला वर्सेस जस्टिस मशी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि वही मर्सी पिटीशंस डाली गई हैं एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट के लिए और उसको फिर कम्यूट कर दिया 35 ईयर के लिए। तो क्या ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है? अब देखिए, जब डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है ना, तो आप सभी को पता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही पनिशमेंट सुनाई जाती है। अभी आप सबको पता है ब्लैक वारंट का भी बहुत नाम चल रहा है। आप मुझे बताइए ब्लैक वारंट होता क्या है? ब्लैक वारंट होता है डेथ वारंट, किसी के खिलाफ इशू होता है जब, जैसे निर्भया केस में हुआ था और ये सब, और ये उन्हीं केसेस में दिया जाता है जहां पर रेयर ऑफ रेयर केस में जहां पर डेथ पनिशमेंट प्रोनाउंस की गई है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस वॉयलेट करता है आर्टिकल 21 को। मतलब अगर किसी के खिलाफ डेथ वारंट इशू हो गया तो अब जो डिले हो रहा है प्रोसेस में, मान लो 10 साल का, 20 साल का, क्या वो जो आदमी इस उम्मीद में जी रहा है या इस उसमें जी रहा है कि आज मेरी पनिशमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी या नहीं होगी, क्या वो सही है? क्या वो पर्सन के ऊपर जो मेंटल एग्नी वो फेस कर रहा है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर वो फेस कर रहा है, उसका क्या? तो यही बात यहाँ पर इस केस में डिस्कस की गई थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले केस की तरफ। ये केस है देवेंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मिसलेनियस मैटर से रिलेटेड है। जस्टिस एस.टी. रवि कुमार एंड संजय कुमार जी। इस केस में क्या कहा गया था कि देखिए, जब हम एग्जाम्स देते हैं, एक प्री होता है हमारा, फिर मेंस होता है हमारा, तो अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट प्री में अच्छा स्कोर अवेल करता है, सपोज कीजिए कट ऑफ जानी थी 350 से और वो ले लेता है 390, तो ऑब्वियसली ये जनरल कैटेगरी में फाल कर गया, वो अपनी कैटेगरी से ऊपर मार्क्स ले गया अगर वो कोटे में था तो। बट जब मेंस की बारी आती है तो मेंस में वो जनरल कैटेगरी के बराबर फाइट नहीं कर पाता, लेकिन जो अपनी कैटेगरी है, जिस भी कोटे में वो अवेल कर रहा था, उसमें वो उससे मोर देन मार्क्स ले आता है। तो अब उसको क्या ये कोटे का बेनिफिट जो यहाँ पर वो एक्सीड कर गया था, उसका बेनिफिट उसको यहाँ नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया था। तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एमपी स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन 2015 को चैलेंज किया गया था और यहाँ पर बोला गया था कि अगर कोई कैंडिडेट प्रिलिमिनरी स्टेज पर मेरिट लिस्ट से ऊपर मार्क्स ले लेता है तो ये नहीं है कि उसको फाइनल सिलेक्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही बात यहाँ पर कही गई थी। तो आई होप आपको ये वाला केस समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस है अमरीन वर्सेस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। यहाँ पर रिट पिटीशन लगाई गई थी यूएपीए के एक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या था, एक जर्नलिस्ट है जिसने क्या किया था, त्रिपुरा इज बर्निंग नाम से एक आर्टिकल पब्लिश किया था, एक रिपोर्ट ट्विटर पर पब्लिश की थी, जिसके कारण उसके ऊपर एक एफआईआर कटी और यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया गया। उसके बाद आप सबको पता है जेल में डाल दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। तो जो उसने फिर इंटरम प्रोटेक्शन के लिए बेल एप्लीकेशंस और सब कुछ लगाई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि हमारा काम है मतलब
हर किसी को फ्री स्पीच का राइट है, हर किसी को हाई कोर्ट अप्रोच करने का राइट है, इंटरिम प्रोटेक्शंस लेने का अधिकार है। तो यहाँ पर तीनों चीजें हेल्ड की गई। अलाउ विड्रॉ ऑफ देयर प्लीज एंड चैलेंजिंग द प्रोविजन ऑफ यूएपीए, उसको पूरा अधिकार है। हाई कोर्ट में अपने ऑर्डर को चैलेंज करने का पूरा अधिकार है और इंटरिम प्रोटेक्शंस क्लेम करने का पूरा पूरा अधिकार है। तो अभी तक देखिए हम टोटल 40 केसेस देख चुके हैं, जहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट के केस, कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस भी देखे हैं, कुछ हमने एविडेंसेस के केसेस भी देखे हैं, कुछ हमने सीआरपीसी के भी केसेस देखे हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के केस आए थे। जो अब आगे हमारी अपकमिंग सीरीज पढ़ेगी, तकरीबन 40 केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी के हैं। तो प्लीज़ गाइज अपनी चीज़ों को मेंटेन करके चलिए, और जिस भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रही हैं, अगर मान लीजिए वहाँ कुंस्टी आता है या फिर वहाँ पे मैंने इस पीडीएफ में क्लियरली मेंशन किया है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा, जैसे ये वाला देखिए सुभाष चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ मैंने लिखा है सीयूआई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये केस डील कर रहा है। ऐसे ही जो भी केस आप देखोगे ना, मैंने वहाँ लिखा है कि ये किससे डील कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डील कर रहा था, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डील कर रहा था। तो ये पीडीएफ आपको सर अवेलेबल कराएंगे, सर से कांटेक्ट कीजिए। और जो भी पर्सन हमारे 100 क्वेश्चन 100 लेटेस्ट जजमेंट की सीरीज में जुड़ा हुआ है, वो इस सीरीज को पूरा देखिए, बार बार देखिए। मैं ये बोल रही हूँ 3 बार देख लेने के बाद आपको 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।